फिल्म की कहानी 2048 में आधारित है। कई कारें अटलांटिक महासागर के किनारे नाटो ऑपरेटिंग बेस की ओर जा रही हैं। उनमें से एक कार एक हवेली के सामने रुकती है। एक महिला एक 3 सदस्यीय परिवार को हवेली के अंदर ले जाती है, जो अब उनका नया घर है। पिता रिक जैनसन, उनकी पत्नी डॉ एबिगेल जैनसन और उनका बेटा लुकास हैरान हैं। स्पष्ट रूप से इस जगह की भव्यता के आदी नहीं है। तीनों अपने निजी स्विमिंग पूल के सामने खड़े हैं। तभी लुकास रिक से पूछता है कि वह कहाँ जा रहे हैं। रिक उसे आसमान की ओर इशारा करके दिशा दिखाते हैं। कैमरा बाहर की ओर जाता है और पड़ोस में ऐसी ही कई और घर दिखाता है, जिससे पता चलता है कि बाकी कारों में आए लोगों को भी ऐसे ही घर दिए गए हैं। अगली सुबह प्रोफेसर मार्टिन कॉलिंगवुड परिवार से मिलने आते हैं। दंपति उन्हें देखकर खुश होते हैं। रिक मिशन के लिए चुने जाने पर प्रोफेसर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन प्रोफेसर इसके बजाय उन्हें मिशन में शामिल जोखिमों की याद दिलाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वह उनकी सेवा के लिए आभारी हैं और चले जाते हैं। दृश्य कटता है और नाटो सम्मेलन दिखाया जाता है। प्रोफेसर एक समूह के सामने बोलते हैं, साल 2048 में पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से दोहन हो चुका है। लोग बचे हुए संसाधनों के लिए लड़ने लगते हैं और देशों के बीच युद्ध आम हो जाते हैं। वह भविष्यवाणी करते हैं कि 10 वर्षों में आधा ग्रह रहने लायक नहीं रहेगा और 15 वर्षों में दुनिया की मौजूदा आबादी का आधा हिस्सा भूख से मर जाएगा। मानव जाति का समय खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वे अपने घरों से आगे बढ़ चुके हैं। प्रोफेसर दावा करते हैं कि उनके बच्चे दुनिया का अंत देखेंगे। हालांकि इन सब के बीच वह दावा करते हैं कि अभी भी आशा है, और वह आशा है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन, जो पृथ्वी के अलावा सौरमंडल का एकमात्र ऐसा पिंड है जिसकी अपनी वायुमंडल है, जिससे यह पृथ्वी के बाद सौरमंडल का सबसे अधिक रहने योग्य पिंड बन जाता है। लेकिन यह किसी भी तरह से इंसानों के रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस खगोलीय पिंड पर तरल मीथेन की बारिश होती है, वातावरण में नाइट्रोजन भरी होती है और तापमान बेहद कम रहता है। प्रोफेसर का कहना है कि अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार टाइटन इंसानों के रहने लायक नहीं हो सकता, लेकिन उनका नजरिया कुछ अलग है। वह आधुनिक जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को ग्रह की प्रकृति के अनुसार ढालना चाहते हैं, बजाय इसके कि ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जाए। इसीलिए रिक और टीम के 13 अन्य सदस्यों को इस प्रयोग के लिए बुलाया गया है, ताकि उन्हें टाइटन के वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके। उनका दावा है कि शरीर में थोड़े से बदलावों के साथ वे टाइटन की हवा में मौजूद नाइट्रोजन में सांस ले सकेंगे और वहां की ठंड में जीवित रह पाएंगे। वहां मौजूद सभी लोग इस प्रयोग के जोखिम को जानते हैं, लेकिन वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उनका मुख्य उद्देश्य टाइटन को इंसानों का नया ग्रह बनाना है। इस खास काम के लिए समूह को 16 अलग अलग देशों के 5000 लोगों में से उनकी जीवित रहने की क्षमता के आधार पर चुना गया है। सम्मेलन में एक व्यक्ति तर्क करता है कि यह प्रक्रिया जबरन विकास, फोर्स्ड एवोल्यूशन है, और अंत में उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन बाकी लोग दावा करते हैं कि वे जोखिमों के बारे में जानते हैं। सम्मेलन के बाद समूह को उनके की कार्ड दिए जाते हैं और उन्हें एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। प्रयोग की सहायक डॉ फ्रेया अपटन रिक को एक इंजेक्शन देती है और उसे बताती हैं कि अगले हफ्ते उसे 300 से ज्यादा इंजेक्शन दिए जाएंगे। ये इंजेक्शन उन्हें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को ऊर्जा के लिए जलाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए है, क्योंकि टाइटन में ऑक्सीजन का स्तर केवल 5% है, जो पृथ्वी के 20% से काफी कम है। अब दृश्य उनके महलों की ओर कटता है। सभी 14 स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को एक दूसरे के बगल में भव्य घर दिए गए हैं। इसीलिए एबिगेल सभी को वीकेंड पर बारबेक्यू के लिए आमंत्रित करती है। वे सभी एक साथ नाचते, खाते और पीते हैं। आखिरी बार शराब पीने की अनुमति मिलने पर वे खूब मजे करते हैं। पार्टी के बाद नशे में धुत एबिगेल को रिक कमरे तक ले जाता है, पर पहुंचने से पहले ही रिक को अचानक तेज खांसी होने लगती है। एबिगेल उसकी मदद करती है और देखती है कि उसे तेज बुखार है। वह उसे दवा देती है और बिस्तर पर सुला देती है। अगले प्रयोग में स्वयंसेवकों को जितनी देर तक संभव हो सके पानी के नीचे बैठाया जाता है। अंत में पानी के अंदर रिक और एक लड़की टैली ही बचते हैं। दोनों 31 मिनट से पानी के नीचे हैं। बाहर सभी लोग खुश और हैरान हैं कि प्रयोग सफल रहे हैं। टैली को घुटन महसूस होने लगती है और वह 29 मिनट में सतह पर आ जाती है, लेकिन रिक अभी भी अंदर ही रहता है। उसकी जीवन राशियां गिरती हुई लगती हैं, जिससे सभी चिंतित हो जाते हैं। हालांकि रिक अचानक तेजी से पूल में तैरने लगता है, जिससे उसकी प्रगति दिखती है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते और खुश होते हैं। वह 42 मिनट से पानी के नीचे है। रात में रिक अपने बेटे लुकास को टाइटन की परिस्थितियों के बारे में सोने से पहले कहानी के रूप में बताता है। बच्चा यह जानकर बहुत उत्साहित है कि उसका पिता जल्द ही किसी दूसरे ग्रह पर रह सकेगा। इसके बाद रिक अपनी पत्नी के साथ स्विमिंग पूल में जाता है, जहां उसकी पत्नी उसके पीठ की नसों को उभरा हुआ देखती है। वह इसे उन इंजेक्शनों का साइड इफेक्ट मानती है जो उसे दिए गए हैं, लेकिन वह उसके लिए चिंतित भी है। समय के साथ एबिगेल और रयान, जो एक अन्य स्वयंसेवक की पत्नी है, दोस्त बन जाती है। रयान उसे बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति यहाँ आए, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनता। उस दिन रिक की सर्जरी होती है।
एबिगेल, जो खुद एक डॉक्टर है, उस किताब को पढ़ती है जो उन्हें दी गई थी, जिसमें रिक को किए जाने वाले सभी प्रक्रियाओं का विवरण है। वह देखती है कि ये सभी प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं, इसलिए उसे राहत मिलती है। रात में वह जागती है और देखती है कि रिक उनके बिस्तर से गायब है। वह रसोई में जाती है और देखती है कि वह अपने शरीर पर बर्फ लगा रहा है। वह कहता है कि वह उनके बिस्तर में जल रहा था। एबिगेल एक बाल्टी में बर्फ लाती है और रिक उसमें अपने हाथ डालता है। वह अपनी पत्नी से भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वह ठंड सहन न कर पाने के कारण अपने हाथ बाहर निकाल लेती है। रिक फिर दावा करता है कि उसे अब कोई ठंड महसूस नहीं होती। वह टाइटन के ठंडे तापमान में रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर चुका है। एक प्रयोग में समूह को पानी के नीचे तैरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मीथेन गैस भरी होती है, जैसा कि टाइटन पर होगा। इसके बाद उन्हें मीथेन और नाइट्रोजन सांस लेते हुए जितनी देर तक हो सके मैदान में दौड़ने के लिए कहा जाता है। वे कई दिनों तक यही व्यायाम दोहराते हैं। समूह चेंजिंग रूम में होता है। तभी रिक देखता है कि उसके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। टैली यह देखने की कोशिश करती है कि क्या यह सच है और उसके सिर से बालों का एक गुच्छा निकाल लेती है। तभी महिला स्वयंसेवकों में से एक खून उल्टी करती है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और अधिकारियों को बुलाते हैं। फ्रिया उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जमीन पर ही मर जाती है, इससे पहले कि वे कुछ कर सकें। समूह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि प्रयोग की कठोर सच्चाई सामने आने लगती है। उस रात सभी लोग फिर से रिक के घर इकट्ठा होते हैं और इस मामले पर चर्चा करते हैं। एबिगेल देखती है कि सभी स्वयंसेवकों की नसें कुछ सेकंड के लिए उभर आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, हालांकि कोई और इसे नोटिस नहीं करता। रायन और उसका पति बाहर पूल में है। उसका पति मौत की वजह से घबराया हुआ है। जब बाकी लोग बात कर रहे होते हैं, वह रायन के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और अपना आपा खो बैठता है। बाकी लोग लड़की की मदद करने जाते हैं और उस आदमी को काबू में करते हैं। उसका दिमाग इन प्रयोगों को ठीक से नहीं झेल पा रहा है। अगले दिन फ्रेया रिक के घर आती है ताकि उसकी स्वास्थ्य जांच कर सकें। वह दावा करती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसे किडनी स्टोन थे, जिससे प्रयोगों में बदलाव आया और उसकी मौत हो गई। रात में रिक लगातार खून की उल्टी करता रहता है। एबिगेल उसका सैंपल लेती है ताकि वह खुद उसकी जांच कर सके। दरवाजे बंद करते समय वह दीवारों से एक लाइट चमकती देखती है और समझ जाती है कि उन पर नजर रखी जा रही है। रिक स्विमिंग पूल में है जब उसकी त्वचा छिलने लगती है और तैरने लगती है। बाद में जब वे सो रहे होते हैं, एबिगेल देखती है कि रिक की पीठ की त्वचा भी छिल गई है। अगली सुबह एबिगेल सैंपल को लैब में ले जाती है और देखती है कि उसमें कई ऐसे यौगिक हैं जिनका किताब में जिक्र नहीं था। उस दिन लैब में रिक की आंखों की सर्जरी की जाती है। यह सर्जरी इसलिए की जाती है ताकि वह अंधेरे में देख सके। सर्जरी के बाद वह घर चला जाता है, लेकिन जब उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगता है तो उसे फिर से अस्पताल ले जाना पड़ता है। एबिगेल प्रोफेसर से मिलती है और उस पर आरोप लगाती है कि उसने प्रक्रिया के बारे में सब कुछ नहीं बताया। वह उससे उन कैमरों के बारे में सवाल करती है जिनके बारे में वह दावा करता है कि वे सुरक्षा कारणों से हैं। वह उसे नजरअंदाज कर देता है और घर भेज देता है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह देखती है कि रायन के घर पर बड़ी सेना की वैनें आ रही हैं। वह यह देखने के लिए दौड़ती है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक सैनिक उसे रोक देता है। उसी समय कोई रायन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसकी लाश सामने के बरामदे में पड़ी है। रायन का पति प्रयोगों की वजह से पूरी तरह पागल हो गया है। एक रात एबिगेल रिक का की कार्ड लेती है और चुपके से उस सुविधा में घुस जाती है। वह स्वयं सेवक की मेडिकल फाइल ढूंढती है और देखती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसे किडनी स्टोन नहीं थे। प्रोफेसर और उनकी टीम नासा के साथ एक मीटिंग में है। प्रोफेसर को बिना उचित सबूत या नैतिक कारणों के जबरन विकासवादी प्रयोग करने के लिए फटकार लगाई जाती है। उन्हें धमकी दी जाती है कि उनका ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। जब प्रोफेसर रिक के घर उससे मिलने आते हैं तो वे एबिगेल से कहते हैं कि उन्हें अभी तक प्रयोगों के प्रभावों के बारे में वास्तव में पता नहीं है, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते। विषयों को इंसानों की एक नई प्रजाति, जिसे होमो टाइटेनियंस कहा जाएगा, में बदल दिया जाएगा और वे होमो सेपियंस से अलग होंगे। लेकिन चूंकि हर कोई अलग तरीके से विकसित होता है, इसलिए वे नहीं जानते कि पूरा प्रयोग होने के बाद रिक किस में बदल जाएगा। बाद में रिक अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और हैरान रह जाता है कि वह अंधेरे में भी अपने चारों ओर सब कुछ देख सकता है। उसकी आंखें विकसित हो गई हैं। अगले दिन वे विषयों पर एक महत्वपूर्ण सर्जरी करते हैं, लेकिन रिक और टैली को छोड़कर बाकी सभी मर जाते हैं। अब मानवता का भविष्य इन दोनों पर निर्भर है। सर्जरी के बाद एबिगेल को सुविधा में लाया जाता है और वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसका पति पूरी तरह से एक अलग प्राणी में बदल गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अभी भी उन्हें याद करता है। वे पूरी तरह से होमो टाइटेनियंस में बदल चुके हैं। वे इंसानों की बातें सुन सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वे इतनी कम फ्रीक्वेंसी में संवाद करते हैं जिसे सामान्य मानव कान नहीं सुन सकते। उस रात रिक घर आता है और गलती से एबिगेल को चोट पहुंचा देता है। बाद में वह तैर रहा होता है, तभी बाहर एक तेज धमाका सुनाई देता है। टैली उससे मिलने आई है। उसके साथ कई गार्ड भी घर के पास आ जाते हैं। पता चलता है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है।
सैनिक टैली को बेहोश कर देते हैं और रिक को भी ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी नई शक्ति से उन्हें आसानी से मार देता है। वह तभी रुकता है जब एबिगेल उससे ऐसा करने के लिए कहती है। इसके बाद अधिकारी उसे एक सुविधा केंद्र में ले जाते हैं और कांच की एक कोठरी में बंद कर देते हैं। अब रिक को टाइटन भेजने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन एबिगेल और लुकास के प्रति उसका भावनात्मक लगाव उसे आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए प्रोफेसर एबिगेल से कहता है कि वह उसे एक यौगिक का इंजेक्शन दे जिससे उसकी यादें मिट जाएं। एबिगेल उसकी बात मानती है और उसे इंजेक्शन दे देती है। रिक अपना सिर हिलाता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे भूलना नहीं चाहता। एबिगेल सेल से बाहर आती है, लुकास और डॉग फ्रेया को लेती है और भाग जाती है, क्योंकि असल में उसने रिक को भागने में मदद करने के लिए एक अलग यौगिक दिया था। रिक बेहोश होने का नाटक करता है और एक सैनिक को मार देता है। बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उसकी विकसित क्षमताएं उसे आसानी से भागने में मदद करती हैं। रिक एक लैब में अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है, लेकिन जल्दी ही सैनिकों से घिर जाता है। प्रोफेसर एबिगेल को समझाता है कि रिक का विकास अब अपरिवर्तनीय है और वह अब इंसान नहीं बन सकता। उसके जीवित रहने का एकमात्र तरीका टाइटन जाना है। यह देखकर कि उसने अपना पुराना पति पूरी तरह खो दिया है, एबिगेल आखिरकार मानवता और उसकी रक्षा के लिए उसे जाने देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दृश्य में हम उन्हें एक हवाई जहाज में देखते हैं। रिक एक बॉडी बैग में लेटा हुआ है और उसे टाइटन भेजने के लिए ले जाया जा रहा है। कट टू कुछ महीनों बाद प्रोफेसर को अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। एबिगेल और फ्रेया ने टाइटन 2 सुविधा का कार्यभार संभाल लिया है। लुकास अपनी मां को बाहर बुलाता है ताकि वह साफ रात के आसमान को देख सके। आकाश गंगा में कहीं दूर हम रिक को टाइटन के पहाड़ों पर खड़ा देखते हैं। वह पूरी तरह से वहां के वातावरण के अनुकूल हो गया है। वह अपने झिल्लीदार हाथ फैलाता है और टाइटन के आकाश में उड़ता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।